तो जो सबसे पहला मुद्दा है, मैंने कहा द हिंदू से कवर किया गया है, मुद्दा है इंडिया रेजिस श्रीलंका तमिल इशू इन यूनाइटेड नेशन। अब इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक कैसे हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कैसे कैसे प्रश्न जो है वो यहाँ आ सकते हैं, और कैसे कैसे प्रश्नों पर जो है हमें अपने आप को जो है वो तैयार रखना है, इन सारी चीजों पे हम लोग जो है एक एक करके चर्चा करेंगे, इन सारी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे। तो श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे के बारे में, ठीक है ना। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है श्रीलंका में तमिलों का मुद्दा। ठीक है ना। अब श्रीलंका में जब तमिलों का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को उतारा किसने है? इस मुद्दे को जो है वो भारत ने जो है वो यूनाइटेड नेशन में उठाया है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये टॉपिक हमारे किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन के लिए अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? कि यहां हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तमिल के बारे में बात करें तो दोस्तों भारत के एक राज्य जो कि तमिलनाडु है, ठीक है ना, भाषा के आधार पर, है ना, क्योंकि कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल, ठीक है ना। तो भाषा के आधार पर अगर हम बात करें तो तमिल के आंतरिक मुद्दे भी हैं और तमिल के बाहरी मुद्दे भी हैं, है ना। तमिल के आंतरिक मुद्दे यानी कि एक राज्य का पूरा मुद्दा है जिसको कि इस माध्यम से जो है वो क्या किया जा सकता है? खींचा जा सकता है। और दूसरा मुद्दा क्या है कि भारत के जो हित हैं, भारत के अंदर के देश की जो नीतियां हैं और भारत पर इससे राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जीएस पेपर 2 में आप लोगों ने जब सिलेबस आप अपने सामने देख रहे होंगे तो सिलेबस में जो है वो क्या लिखा होगा, ठीक है ना। जीएस पेपर 2 में भारत की नीतियां, भारत की नीतियां, भारत के आंतरिक मुद्दे, ठीक है ना, भारत के आंतरिक मुद्दे, ठीक है ना, इन मुद्दों का भारत के राजनीति पर प्रभाव, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो आंतरिक सुरक्षा से भी संबंधित है। कहां से? तो जीएस पेपर 3 से। कैसे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है? इस टॉपिक को जैसे जैसे हम लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बातें आपको समझ में आएंगी। आंतरिक सुरक्षा, ठीक है ना कहीं टॉपिक अगर हम बात करें तो ये टॉपिक जो है वो मानव अधिकार से, ठीक है ना, संबंधित है। तो ये भी टॉपिक आपके कहीं ना कहीं खींच कर आएंगे, इस पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे श्यामा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में प्रश्न ये उठेगा कि सर इस पे प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स के लिए आप यहां एक साइड में बना दीजिए कि प्रीलिम्स में यहां कैसे टॉपिक आएंगे, प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न आएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो श्रीलंका में तमिल मुद्दा, ठीक है ना, उसके ऊपर जो भी यूनाइटेड नेशन ने कार्य किया है या भारत ने कुछ अगर स्टेप उठाए हैं उन सारे स्टेपों को, उन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जो है वो चलेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है? प्रीलिम्स में आपके लिए जो टॉपिक पूछा जाएगा वो टॉपिक क्या होगा, जो प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न क्या हो सकता है? श्रीलंका में तमिल मुद्दा, ये प्रश्न आपके प्रीलिम्स में बनेगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न इस पर क्या बन सकता है? क्योंकि आपने हिंदू का जब कटिंग देखा तो हिंदू के कटिंग में क्या लिखा है कि भारत सरकार जो है वो श्रीलंका के तमिल के मुद्दे को कहां उतार रही है? यूनाइटेड नेशन में उठा रही है। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, और यूनाइटेड नेशन में किसके बारे में बात कर रही है? तो उसके मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से जो है वो प्रश्न आपके लिए बनना तैयार हो गया है। कहां से? यूनाइटेड नेशन, UNHRC क्या है, यहां से प्रश्न आपके लिए बनेगा। तीसरा,
इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर क्या कहता है, इस पर हमारी बातें होंगी, ठीक है ना। चौथा, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो जब भी हम श्रीलंका और तमिल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो प्रभाकरन को आप कैसे भूल सकते हैं, जो कि तमिलों का श्रीलंका में एक गुट था जिसको कि हम लिट्टे के नाम से जानते हैं। तो लिट्टे का प्रभुक था कौन, प्रभाकरन। लेकिन हमें प्रभाकरन के बारे में बात नहीं करना है, हमें किसके बारे में बात करना है, हमें लिट्टे के बारे में बात करना है, LTTE के बारे में बात करना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स का जो है वो टॉपिक देखने को मिल रहा है। प्रीलिम्स में आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, नोट डाउन आप सभी लोग कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम, चाहे यूपीएससी का हो या किसी भी स्टेट पीएससी का हो, तो मुख्य परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो मेंस एग्जाम के लिए बात करें कि मेंस एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा वही भारत की नीति या भारत के आंतरिक मुद्दे वाली बात आ जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सेम वही बात को हम रिपीट कर देंगे जो मेंस के लिए क्वेश्चन बनेगा। भारत की नीतियां, आंतरिक मुद्दे एवं राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, क्लियर है। भारत की नीतियां, आंतरिक मुद्दे एवं राजनीतिक प्रभाव। फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करते रहिए, सभी फ्रेंड्स को जो है वो इनवाइट कर दीजिए, है ना। जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां भी कर दीजिए। और साथ साथ में आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक का स्टेटस जो है वो लगा लीजिए। कल लाइट ना होने के कारण क्लासेस जो है वो नहीं हो पाई थी, है ना, लेकिन हम करेंगे। अच्छा, एक टॉपिक है कल जो मुझे लेना था, वो टॉपिक था विवेकानंद जी के ऊपर, लेकिन वो कल टॉपिक विद्युत समस्या के कारण नहीं हो पाई। लेकिन उस टॉपिक को मैं सोच रहा हूं, क्योंकि वो टॉपिक आपके इथिक्स पेपर 4 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो स्टूडेंट इस बार मेंस दिख रहे हैं उनके लिए भी वो टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरा, आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक वीडियो मैं आप लोग के साथ शाम तक जो है वो साझा कर दूंगा विवेकानंद के ऊपर, ठीक है ना। चले, अच्छा ये आपने लिखा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेंस के लिए क्या प्रश्न बन सकता है, तो देखिए भैया, ये टॉपिक आईआर का टॉपिक है। तो भारत एवं पड़ोसी देश आप देख रहे होंगे, और पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें तो श्रीलंका के साथ संबंधों के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में, श्रीलंका के साथ भारत के संबंध, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है ना। बात समझ में आया, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, तबियत ठीक है। तो ये देखिए आपके लिए पूरा का पूरा जो है ये टॉपिक बन गया। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को उत्सुकता होगी ये जानने के लिए कि इस टॉपिक में क्या क्या है और इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात सभी को, है ना, क्लियर है, बताइएगा सभी को क्लियर है, ठीक है। चलें आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो चलिए भैया हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और समझने का प्रयास करते हैं कि टॉपिक क्या था। फिर से हम न्यूज़पेपर की इस कटिंग को लेते हैं, और न्यूज़पेपर की कटिंग आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। और इस कटिंग से ही हम फिर से शुरुआत करते हैं। इंडिया रेजेस श्रीलंका तमिल इशू इन यूनाइटेड नेशन। इंडिया ऑन मंडे वॉइस कंसर्न ओवर द लैक ऑफ मेजरेबल प्रोग्रेस इन श्रीलंकन प्रॉमिस पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू लॉन्ग पेंडिंग तमिल नेशन क्वेश्चन while making an unusual reference to the crisis hit island nation। अब देखो न्यूज जो हिंदू ने कवर किया है, उस न्यूज ने क्या कवर किया है, इस न्यूज ने जो है ये कवर ये किया है कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन पे जो है वो फिर से क्या कर रहा है, बात उठा रहा है। यूनाइटेड नेशन में भारत क्या कह रहा है कि श्रीलंका ने जो भी वादे किए थे, है ना, वो वादे नहीं निभा पा रहा। वादे किसके लिए किए थे, वादे किए थे कि
जो आपका पॉलिटिकल सॉल्यूशन है किसके, तमिल के मुद्दे को लेकर, उसको अभी तक नहीं निभा पा रहा है, उसको पूरा नहीं कर पा रहा। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ गया होगा दोस्तों कि सर श्रीलंका का इशू है तमिलों का, भारत इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। दोस्तों एक फिल्म है, शायद आपने देखी होगी कि नहीं देखी होगी, लेकिन अगर नहीं देखी होगी तो इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे मुद्दे जो हैं समझ में आएंगे। और ये फिल्म आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है, इसको तो भैया आप पहचान ही रहे होंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि इस समय ऐसा कोई होगा जो इनको ना पहचान रहा हो, है ना। लगभग लगभग, ठीक है ना, लगभग लगभग अगर हम बात करें तो सभी इनको पहचान रहे होंगे, है ना। कौन सा वो फिल्म था, पुष्पा, है ना, नाम समझ के जो भी चीज था, है ना। कायर समझा है क्या, फायर है मैं, कुछ ऐसा ही था ना। तो और उसमें वो अंटावा मामा, ठीक है ना, ये वही सामंथा है। लेकिन सामंथा के साथ आपको नजर आ रही है क्या, मनोज वाजपेयी। और फिल्म का नाम है द फैमिली मैन, है ना, द फैमिली मैन पार्ट 2 है, जिसमें सामंथा ने जो रोल किया है, मैं इसलिए इस बात को ये बता रहा हूं कि इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे चीजें जो है वो याद आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सामंथा ने जो रोल किया है वो रोल किसका किया है, रोल किया है एक तमिल लेडी का। और ये तमिल लेडी क्या कर रही हैं भारत के अंदर, जो पूरा वो लिट्टे वाली जो घटना थी ना, जिसमें राजीव गांधी जी की जो हत्या की गई थी, है ना। तो राजीव गांधी जी की जो हत्या की गई थी, तो वो, ठीक है ना, उसी के ऊपर पूरी की पूरी फिल्म बनी हुई है, मनोज वाजपेयी हैं, ठीक है। और ये सारा चीज है, शानदार फिल्म है द फैमिली मैन पार्ट 2, जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं फिर से अपनी कहानी के ऊपर, अपने मुद्दों के ऊपर, ठीक है। अब ये मुद्दा जो है, ठीक है ना, नहीं जानते सर, पुष्पा झुकने नहीं देगा, है ना, झुकेगा नहीं सर, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं चर्चा में। अब हाल ही में हमने क्या देखा दोस्तों कि भारत ने जो है वो तमिल के मुद्दों को राजनीतिक समाधान तक पहुंचने की अपनी प्रतिबद्धता पर श्रीलंका के द्वारा जब किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णायक कदम नहीं पहुंचा, तो सीधे भारत सरकार ने क्या की है, इस पर चिंता व्यक्त की है, ठीक है। क्यों चिंता व्यक्त की है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े देर में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो भारत ने दोस्तों अभी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का जो है वो 51वां सत्र का जो है वो बैठक हो रहा है। अब 51 सत्र के जो बैठक हुए हैं, उस 51 सत्र में भारत ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है श्रीलंका का, ठीक है ना। अब आप जानते हैं दोस्तों कि श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत बड़ा चौपट है। अब ये मत समझिए कि भारत ने श्रीलंका का मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि एशिया कप में भारत हार चुका है तो अपना बदला ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एशिया कप में भारत हारा है तो उससे श्रीलंका से बदला नहीं ले रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है दोस्तों कि 2024 में चुनाव है, और 2024 में चुनाव है, और कहीं ना कहीं भारत की सरकार ये नहीं चाहती है कि तमिल का मुद्दा जो है वो 2024 के चुनाव के पहले भी बना रहे। तमिलों का मुद्दा यानी कि श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र है, उस उत्तरी क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र नजर आ रहा होगा, और जहां जहां आपको ये ऑरेंज नजर आ रहा होगा वो क्षेत्र कौन सा है, वो क्षेत्र जो है वो श्रीलंकन तमिल का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम इस इमेज को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, और इस इमेज को जब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, इस इमेज को ध्यान से देखने में ही आपको समझ में आएगा। ये देखिए जो ग्रीन कलर का जो श्रीलंका में ये एरिया देखने को मिल रहा है ना, ये श्रीलंका की जो मुख्य अगर हम बात करें तो जो सिंहली प्रजाति समुदाय के लोग हैं वो आपको यहां देखने को मिलेंगे। कौन, सिंहली प्रजाति। श्रीकांत, शालिनी, सभी को गुड मॉर्निंग है। सूरज गुड मॉर्निंग। फटाफट शेयर भी करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी क्लासेस में जो है वो जुड़ जाए, ठीक है ना। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का आपको जो ये एरिया नजर आ रहा है वो श्रीलंका के सिंहली का है, ठीक है ना। ये आपको जो वॉयलेट कलर का एरिया नजर आ रहा है ये श्रीलंकन मूर समुदाय का रहने वाला एरिया, ठीक है ना। यहां यानी कि मूर समुदाय के लोग जो है वो ज्यादा रहते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का आपको नजर आ रहा है वो एरिया क्या है, वो एरिया जो है वो श्रीलंकन तमिल का जो है वो एरिया आपको देखने को मिल रहा है। ये पीले कलर का जो नजर आ रहा है वो भारतीय तमिल लोगों का जो है वो रहने का एरिया जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। अब श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात करें, कुल एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो समुदाय है, सबसे ज्यादा जो रहने वाले लोग हैं वो लगभग 75% जो है, यानी कि अब कुल आबादी का जो है अगर हम बात करें तो 75% जो हिस्सा है वो कौन है, सिंहली प्रजाति के लोग जो है वो रहते हैं। 11.2 जो है वो श्रीलंकन तमिल रहते हैं,
4.2% जो है वो इंडियन तमिल रहते हैं, 9.2 जो है वो श्रीलंकन मूल रहते हैं और 0.5 में अदर्स है। ठीक है ना। अब ये जो डेटा है वो श्रीलंका डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस स्टडी यानी कि वहां के जनसंख्या विभाग के द्वारा ये है। अब ये क्षेत्र आपको जो देखने को मिल रहा है, जो कि डॉटेड डॉटेड आपके एरिया में, ये ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे कि आपको ये डॉटेड डॉटेड एरिया जो है, ठीक है ना। सर आज नहीं वो रोज का एमसीक्यू है, रोज सुबह 5 बजे जो है वो एमसीक्यू जो है वो लगातार 3 या 4 दिन से चल रहा है, वो डेली सुबह 5 बजे जो है वो आएगा, है ना, डेली सुबह 5 बजे वो एमसीक्यू चल रहा है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो डॉटेड एरिया है, इस डॉटेड एरिया को हम क्या कहते हैं, वानी डिस्ट्रिक्ट के नाम से आपको देखने को मिलेगा। और यहां अगर हम बात करेंगे तो 50,000 सिविलियंस वर ट्रैप्ड एट 7 किलोमीटर कॉम्बैक्ट जोन इन मई 2019। अब ये जो एरिया है जहां की आपको तमिल श्रीलंकन जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। और तमिल श्रीलंकन के बारे में अगर हम बात करें तो तमिल श्रीलंकन जो कि आबादी क्या है 11.2, और सिंहली जो कि सबसे बड़ी आबादी है, जो सबसे सेकंड नंबर के जो आबादी है, इनके बीच में जो है वो क्या हमेशा देख रहे हैं कि हम इनके बीच में विवाद देखने को मिले। ठीक है ना। चूंकि सिंहलियों की प्रजाति बहुत ज्यादा है, तो जो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं या जो भी प्रमुख अधिकारी गण जो रहते हैं या ऊंचे तबके पे जो भी लोग रहते हैं वो कहां रहते हैं, सिंहली प्रजाति के हैं। और सिंहली प्रजाति जो है वो नहीं चाहती है, श्रीलंकन तमिल को पसंद नहीं करना चाहती है, बार बार वहां जो है विवाद उठता रहता है। और आपको याद होगा एक फिल्म भी आई थी शायद जॉन अब्राहम की या किसकी एक फिल्म थी, जिसमें क्या दिखाया गया, वो पूरी कहानी भी दिखाई गई है कि किस प्रकार से 90 के दशक में, अगर हम बात करें 80 और 90 का दशक का जब समय चल रहा था, जिस समय लिट्टे और श्रीलंकन आर्मी के बीच में जो है वो सीधी लड़ाई जब चल रही थी, तो राजीव गांधी जी ने जो है वो भारत से जो है वो आर्मी भेजी थी। आपको याद होगा दोस्तों एक और भी कहानी, एक वीडियो फुटेज आपको नजर आएगा जिसमें कि भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब यात्रा पे गए थे कहां, श्रीलंका के, तो श्रीलंकन आर्मी जो कि उनको क्या कर रही थी, सैल्यूट कर रही थी, या हम कहें कि राजीव गांधी जब श्रीलंकन आर्मी के सामने से गुजर रहे थे और श्रीलंकन आर्मी जो साइड में पूरी खड़ी थी, उसी श्रीलंकन आर्मी में से एक जो सैनिक था उसने क्या कर दिया था, राजीव गांधी जी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया था बंदूक के बट से। ठीक है। जब श्रीलंकन आर्मी आपके पहुंची कहां, श्रीलंका में अगर हम देखें तो इंडियन आर्मी जब 90 के दशक में, 80-90 के दशक की बात करें तो जो उस समय पहुंची थी, किसके लिए, श्रीलंकन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए जो इंडियन आर्मी पहुंची थी। तो इंडियन आर्मी के पहुंचने के कारण जो लिट्टे थे, उनको लिट्टे को लगा, लिट्टे यानी कि जो आपका पूरा का पूरा तमिलियंस का जो ग्रुप था, उन्हें यह लगा कि भारत सरकार जो है वो हम तमिलियन के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहां के जो पूरे तमिल थे, आपके कहां के तमिल, श्रीलंकन के तमिल, उनके दिमाग में एंटी इंडिया जो है वो बात चलने लगी थी। और यहां के तमिल का कहीं ना कहीं जो है वो भावनात्मक जुड़ाव जो है वो भारत के जो तमिलनाडु में रहने वाले जो तमिलियंस हैं उनके साथ जो है वो भावनात्मक जुड़ाव है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि केवल राजनीतिक जो है वो सीमांकन हुआ है, अभी भी भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो है वो श्रीलंका के तमिल हो चाहे भारत के तमिल हो, वो आज भी एक ही हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नजर आने लगा कि श्रीलंका के सरकार के साथ जो है वो भारत की सरकार लगी हुई है और तमिलियंस के विरोध में जो है विरोध कर रही है। ठीक है। अब इसी में हमने क्या देखा था, जब किसी चुनाव प्रचार के लिए राजीव गांधी जी जब पहुंचे थे कहां, आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में जब है प्रचार करने के लिए गए थे, तो तमिल लोगों के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, कुछ तमिल के जो भी उग्रवादी संगठन टाइप के थे, उन्होंने क्या कर दिया था, राजीव गांधी का जो है वो हत्या कर दिया था। वो सारी की सारी कहानी, सारी की सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को पता होगी, है ना, वो सारी बातें जो है वो आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। वो क्या है, वो पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन अब हम यहां पूरे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि द हिंदू ने जिस चीज को कवर किया है, कि क्या कवर किया है, कि ये मुद्दे जो 90 के आसपास के थे, ठीक है ना, और हमने देखा था कि किस प्रकार से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। जब हमने श्रीलंकन आर्मी को देखा था तो हमने क्या देखा था कि तमिलियंस, देखिए गलत तो बहुत ज्यादा श्रीलंकन आर्मी ने किए थे। क्यों गलत किए थे? क्योंकि उनकी लड़ाई जो थी वो तमिल के जो लिट्टे वाले थे उनके साथ थी। लेकिन श्रीलंकन आर्मी ने जो है जो क्या किया था, जो पूरा एक तरह से नरसंहार किया था, हजारों की संख्या में जो तमिलियंस को मारा था, उसमें उन्होंने ये नहीं देखा था कि कौन बुजुर्ग हैं, कौन बच्चे हैं, कौन महिलाएं हैं, कौन गर्भवती हैं। तो कहा यह जा रहा था कि श्रीलंकन आर्मी ने जो है वो छोटे से छोटे बच्चों को भी नहीं मारा। 5 साल का बेटा था प्रभाकरन का, जो कि बैठ के खाना खा रहा था और उसके सीने में जो है वो श्रीलंकन आर्मी के द्वारा चलाई हुई गोलियों के निशान भी मिले थे। ठीक है ना।
तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली थी, और ये घटनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं जो हैं वो मानव अधिकार के मुद्दे के जो है वो बहुत ज्यादा उठा रही हैं। ठीक है, अब भी मुद्दा जो है वो तमिलनाडु में जो माफ कीजिएगा श्रीलंका में रहने वाले जो भी तमिल्स हैं उनके मुद्दे अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, और भारत सरकार ये नहीं चाहती है कि ये तमिल के मुद्दे जो हैं वो बहुत ज्यादा लंबा खींचे। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो 2024 में चुनाव में मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, और भारत में जो वर्तमान सरकार है यानी कि एनडीए की सरकार जो है वह तमिलियंस को यह बताना चाह रही है, जो तमिलनाडु के रहने वाले जो लोग हैं उनको यह एहसास कराना चाहती है कि भारत सरकार आपके विरोधी नहीं है, भारत सरकार आपके पक्ष में है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में आपने देखा होगा कई बार ऐसी बातें उठ जाती हैं। कैसी बातें उठी जाती हैं? कभी हिंदी विरोधी बातें। आप अब देखिए, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के दिन ही आपको ये मुद्दे जो देखने को मिल रहे हैं, इस मुद्दों के साथ आप कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीजों को जोड़ सकते हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे या दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज और अंग्रेजी को जो है प्राथमिकता दी जाती है, हिंदी का जो है वो विरोध करते हैं। हम क्या कहते हैं, हम उत्तर भारत के लोग जो है वो ये कहते हैं कि देखिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना, वो नहीं मानते हैं, ठीक है ना, वो अपने जो लोकल लैंग्वेज है उसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और हिंदी को पसंद नहीं करते हैं। कई बार ऐसी बातें हुई थी कि वो सिंपल सा जो है वो वहां के जो भी राजनीतिक पार्टी है वो कई बार खुलकर जो है इसका विरोध भी किया गया है, और भाषा के आधार पर कई बार जो है वो विवाद की स्थिति भी हमें देखने को मिली हुई है, ठीक है ना। तो अब ये पूरा का पूरा जब मीटिंग हुआ, इस मीटिंग में यही बात की गई कि देखिए श्रीलंकन सरकार जो है जो कि बात कह रही थी कि देखिए हम तमिलनाडु के माफ कीजिएगा श्रीलंका के जो भी तमिलियंस हैं उनके मुद्दों को, उनके मानव अधिकार के मुद्दे को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो भारत के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं वो मुद्दे इसलिए उठाए गए हैं कि श्रीलंका में जो भी मौजूद संकट है, ठीक है ना, उन संकट में सबसे बड़ी संकट क्या हो चुकी है, तो कोविड के बाद श्रीलंका की जो संकट हुई है वो हुई है ऋण संकट की, है ना। यानी कि श्रीलंका के पास जो है वो पैसा है नहीं, और श्रीलंका को जो पैसा दिया गया है वो भारत के द्वारा, और हाल फिलहाल में आपने देखा कि आपका आईएमएफ ने जो है वो श्रीलंका को जो है वो पैसा दिया है। तो श्रीलंका की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई है। श्रीलंका की स्थिति खराब के बारे में बात करें तो श्रीलंका की जो इस समय की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो ऋण से यानी कि कर्जे से लेकर चल रही है ना। तो कर्जा लेके, जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का पूरा घर परिवार गड़बड़ाया हुआ है, तो अपने घर परिवार को चलाने के लिए उसने क्या किया है, बैंक से लोन लिया या किसी मित्र से लोन लिया या किसी साहूकार से लोन लिया है, और लोन लेकर जो है वो क्या कर रहा है कि अपना घर परिवार चला रहा है। तो इस समय श्रीलंका के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो श्रीलंका की स्थिति कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रही है, उसी परिवार की तरह नजर आ रही है जिस परिवार की अगर हम बात करें तो आर्थिक व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई है। तो मैं फिर बात जो कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि श्रीलंका में जो मौजूद संकट है वो संकट जो है वो ऋण संचालित अर्थव्यवस्था की सीमाओं और जीवन स्तर पर इसके प्रभाव को जो है वो प्रदर्शित जो है वो किया गया है। फटाफट क्लासेस के लिंक्स को जो है वो शेयर भी करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ, ठीक है ना। और यह अगर हम बात करें तो यह हम क्या देख रहे हैं कि श्रीलंका के सर्वोत्तम हित में है, क्योंकि अपने नागरिकों की क्षमता का निर्माण करके वो क्या कर सकता है, इसे सशक्तिकरण की दिशा में जो है वो काम कर सकता है। 2009 में श्रीलंका के अंदर जो गृह युद्ध हुआ था, उस गृह युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो 2009 के जो श्रीलंका के गृह युद्ध में हजारों लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी कि हजारों लोग कहां गए। यानी कि श्रीलंकन आर्मी और श्रीलंका में जो लिट्टे थे, उन लिट्टे के बीच में जो गृह युद्ध चल रहा था, उस गृह युद्ध में ने क्या कहा कि हजारों लोगों को जो है वो मार दिया गया, और मारने के बाद उनका पता नहीं चला, और मारने में इस चीज का ध्यान ही नहीं दिया गया कि जिसको मारा जा रहा है वो युवा है, बुजुर्ग है, महिला है, गर्भवती महिला है, या छोटा बच्चा है, या कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है। सबको जो है वो एक साथ जो है वो श्रीलंकन आर्मी ने क्या किया, गोलियों से ताबड़तोड़ जो है वो मार दिया। और ये जो चित्र आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो गृह युद्ध का जो है क्षेत्र आपको बना हुआ था। तो मैंने कहा कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ तो हजारों नागरिक जो है वो क्या हो गए, आपके लापता हो गए, ठीक है ना। अब 2009 में जो है वो आपका क्या हुआ था, ये गृह युद्ध हुआ था, और 2009 से लेकर अगर 2022 तक की बात करें तो कुल कितने वर्ष बीत गए हैं, तो कुल 13 साल जो है वो बीत गए हैं। लेकिन 13 साल के बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि जो वहां के लोग थे, कौन थे, श्रीलंकन जो तमिल्स थे, उन तमिल्स को आज तक अगर हम बात करें तो उनके लिए न्याय नहीं हुआ है, उनके लिए जवाबदेही नहीं हुई है, उनके बारे में इस चीज का जांच ही नहीं किया गया है कि उन हजारों लोगों के मानव अधिकारों का क्या हुआ। और यही मुद्दा जो है वो भारत सरकार ने जो है वो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल में उठा चुका है, मानव अधिकार में जो है वो उठा चुका है कि भाई वो हजारों लोगों का मानव अधिकार कहां गया।
वो हजारों लोगों को जो मारा गया, हजारों लोग जो लापता हो गए, वो कहां गए, उसका हिसाब कौन देगा, उनके परिवारों को न्याय कौन देगा, और इस गलती के लिए जवाबदेही कौन है। ठीक है ना। अब युद्ध के बाद के वर्षों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो श्रीलंका के मानवाधिकार रक्षकों ने जो है वो लगातार क्या किया, सैन्यीकरण किया। विशेष रूप से जो भी आपके तमिल बहुसंख्यक क्षेत्र थे, चाहे आपको ये क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये चाहे आपके ये क्षेत्र देखने को मिल रहा है, तो जो भी आपके तमिल बहुसंख्यक क्षेत्र थे, उन सभी तमिल बहुसंख्यक क्षेत्र में क्या किया गया, दमन किया गया, और वहां ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि लोगों के अंदर जो है वो असंतोष जो है वो पनप गया। ठीक है ना। अब तमिल का जो मुद्दा है, इस तमिल के मुद्दे के इतिहास के बारे में हम लोग फिर से एक बार बात करते हैं, और फिर से एक बार चलने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये श्रीलंका में आपको ये जो ग्रीन कलर का पूरा बेल्ट नजर आ रहा है ऊपर जाफना से लेके इधर, तो ये आपका तमिल एलम जो है, मतलब कुल मिलाकर ये वो क्षेत्र है जहां तमिल लोगों की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं जो एक मैप दिखा रहा था आप लोगों के साथ, जो मैंने पॉपुलेशन के बारे में बात की, ये आपको पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। जिस हिसाब से मैंने पूरे श्रीलंका का जो है वो किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है, और जिस जनसंख्या के वितरण में हमने क्या देखा था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी देखने को मिल रही है, सिंहलियों के देखने को मिल रही है, और उसके बाद श्रीलंकाई तमिल्स की जो है वो जनसंख्या आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इन दो समूहों के बारे में हमने क्या बात किया, तो सिंहलों के बारे में हम बात करें तो सिंहली जो है वो किस जाति से हैं, तो सिंहली जो है वो किस धर्म को मानते हैं, तो ये आपका बुद्ध धर्म को मानते हैं। बात को समझिएगा। और जो तमिल हैं, श्रीलंकन तमिल हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो श्रीलंकन तमिल जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो दो समूह हैं, एक क्या है आपका सिंहली, एक जो है तमिल, एक मानता है बौद्ध को जिसकी आबादी 75% के आसपास है, और एक मानता है हिंदू धर्म को जिसकी आबादी 11% के आसपास है। तो एक धर्म के नाम पर भी इनके बीच में कहीं ना कहीं भेदभाव हमें देखने को मिला। ठीक है ना। दूसरा, भाषा के नाम पर हमें भेदभाव देखने को मिला। तो धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर जो ये पूरे के पूरे विभाजन थे, यही विभाजन जो है वो कहीं ना कहीं किस चीज की शुरुआत कर रही है, शुरुआत कर रही है विवाद की। और ऐसा माना जाता है कि तमिल भारत के चोल साम्राज्य के आक्रमणकारी और व्यापारी दोनों रूप से जो है वो क्या हुए थे, आपके श्रीलंका पहुंच चुके थे। ठीक है ना। तो ये श्रीलंका जो है वो क्या कहा गया कि ये जो तमिलियंस थे वो क्या थे, आपके चोल साम्राज्य के रहने वाले थे, और ये चोल साम्राज्य के जो लोग हैं वो व्यापारी के रूप में श्रीलंका पहुंचे या आक्रमणकारी के रूप में श्रीलंका पहुंचे, और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या वहां धीरे धीरे बहने लगी। कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं जिन कहानियों के बारे में बहुत ही ज्यादा हम प्रमाणित रूप से कह नहीं सकते। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है, क्लियर है? क्लियर है, एक बार मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है। ठीक है ना। तो कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन कहानियों से यह पता चलता है कि जो सिंहली हैं और तमिल समुदाय के जो लोग हैं, इनके बीच में जो तनाव की जो शुरुआत हुई, वो तनाव की जो शुरुआत है वो सांस्कृतिक असंगति के कारण नहीं है, यानी कि धार्मिक और भाषाई आधार के नहीं है, बल्कि राजनीतिक चाह। राजनीतिक चाह यानी कि कुर्सी की चाह है। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, सिंहलिस की है। तो सबसे ज्यादा आबादी जब सिंहली की है तो सत्ता पे काबिज कौन रहेगा, सत्ता पे काबिज वही रहेगा जिसके पास लोग रहेंगे। लोग कौन है, सिंहली। अब सत्ता पे काबिज अगर सिंहली हैं तो किसके डिमांड को पूरा करेंगे, सिंहलियों को डिमांड के पूरा करेंगे, है ना। तमिल्स के डिमांड जो पूरा नहीं होंगे। तमिल्स हिंदू भाषा के आधार पे भी अलग, धर्म के आधार पे भी अलग, संस्कृति के आधार पे भी अलग, विचार के आधार पे अलग। लेकिन भाई आबादी तो है ना, वो चाहेंगे ना कि हमारे भी क्षेत्र का विकास हो, हमारे लोगों को जो है वो कहीं भी सरकारी कर्मचारी के रूप में जो है वो रखा जाए, हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, हमें इस देश में, अपने ही देश में जो है वो हमें अलग ना समझा जाए, हमें अपने ही देश में जो है वो पराया ना समझा जाए। ऐसे अगर हम बात करें तो कई सारी बातें जो हैं वो होकर आती हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा गया कि देखिए, भाषा और धर्म के आधार पर जो है, यानी कि संस्कृति के आधार पर जो है वो भेद नहीं हुआ था। भेद किसके ऊपर हुआ था, भेद हुआ था कुर्सी का लालच, भेद था सत्ता की पकड़ को पाना, भेद था अपने आप को उस देश में मजबूत दिखाना, और यही कुर्सी की चाहत, यही सत्ता की ललक जो है वो कारण बनी तमिलियंस। कौन से तमिलियंस, श्रीलंकन के तमिल्स और सिंहली के बीच में सत्ता संघर्ष का, और ये गृह युद्ध के रूप में बदला। लेकिन आबादी किसकी थी, आबादी ज्यादा था सिंहली की। मारे कौन गए, मारे गए आपके श्रीलंकन जो तमिल्स थे। सफाया किसका हुआ, हजारों लोगों का सर्वनाश किसका हुआ, हजारों लोगों का खात्मा किसका हुआ, हजारों परिवारों का मानवाधिकार का हनन किसका हुआ, तो आपके
जो श्रीलंकन तमिल्स थे। अब ये अगर हम बात करें दोस्तों तो हमें इसकी कंडीशंस को थोड़ा सा और भी समझना होगा। गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध के जस्ट पहले की कंडीशंस को हमें समझना होगा कि श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ क्यों, और गृह युद्ध जब हुआ तो श्रीलंका में गृह युद्ध के पहले की कंडीशंस क्या थी। ठीक है ना, तो इस बात को थोड़ा सा समझा जाए और बताइए आप लोग के इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो श्रीलंका के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो है एरिया क्लेम्ड एज तमिल होमलैंड, तो ये एरिया आपको इलम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, आपको यहाँ 2 कलर नजर आ रहा है। ठीक है ना, अब ये देख रहे होंगे आप, ये श्रीलंका की जो है राजधानी देखने को मिल रही है कोलंबो, और ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये आपको जाफना पेंसुला ऊपर का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। और ये हल्का सा जो हम कहें कि हल्का जो पिंक कलर का जो एरिया है उस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो तमिलियंस ये कहते हैं कि देखिए ये हम लोग का क्षेत्र है, ये हम लोग का पूरा जो है वो राजपाट का क्षेत्र है, इस प्रकार से जो है वो बात कर रहे हैं। तो अब इसकी शुरुआत कहां हुई, यानी कि पूर्व गृह युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन और ब्रिटिश शासन को आप कैसे भूल सकते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान हमने क्या देखा कि तमिल पक्षपात के प्रतिरूप ने सिंहली लोगों को अलग थलग कर दिया, सिंहली लोगों का उत्पीड़न महसूस कराया या उत्पीड़न कराया। बात हम करते हैं 1947 के बाद, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद की कंडीशन पे हम बात करते हैं, तो बात करते हैं हम 1948 1948 में हमने ब्रिटिश कब्जे वाले द्वीप को छोड़ने के तुरंत बाद जो है वो तमिल प्रभुत्व वाले इन प्रतिरूपों में जो हमने क्या देखा, बहुत ज्यादा बदलाव देखा। ठीक है ना, ब्रिटिश शासन से जैसे ही स्वतंत्रता हुई, उस स्वतंत्रता के बाद कई बार हमने क्या देखा कि सिंहलियों ने जो है वो सत्ता हासिल करने के लिए धीरे धीरे जो उनके समकक्ष जो तमिल लोग जो थे, जो प्रभावी थे, उनको क्या किया, कुर्सी से बेदखल करना शुरू कर दिया। कब? जब ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्रता हुई। भैया जब ब्रिटिश सत्ता गई, मतलब मान लीजिए कि अंग्रेज गए, तो अंग्रेज जब गए तो तमिल भी ऊंचे कुर्सी पे बैठे हुए थे और सिंहली भी ऊंचे कुर्सी में बैठे हुए थे। सिंहलियों की आबादी जो है वो ज्यादा थी। सिंहलियों ने क्या किया, तमिलियंस को जो है, जो कि उनके समकक्ष थे, बराबर थे, उनको धीरे धीरे महत्वपूर्ण पदों से हटाना शुरू किया, उनके प्रभाव को कम करना शुरू किया। और जिस प्रकार से सत्ता से उन्हें बेदखल करने का कृत्य जो है वो शुरू किया गया, उसके कारण हमने क्या देखा कि 1948 से जो ये घटना शुरू हुई, 1976 में पहुंचते पहुंचते ये घटना बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गई। और यही जो है, जो तमिलियंस हैं जिनको सत्ता से बेदखल किया गया, उनके अंदर एक गुस्सा हुआ और उस गुस्से के रूप में एक संगठन की उत्पत्ति हुई, और उस संगठन का नाम था लिट्टे, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या नाम था? लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE। तो 1976 का समय था जब LTTE का जन्म हुआ, और 1976 के समय में LTTE का जन्म क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण जो है वो 1948 से लेकर 1976 तक के जो भी घटनाक्रम है वो घटनाक्रम थे। घटनाक्रम क्या थे? सत्ता से बेदखली। घटनाक्रम क्या थे? पावरफुल प्रोजेक्ट्स का ना मिल पाना। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है? क्लियर है? बताइएगा, क्लियर है ना मेरी बातें? ठीक है, क्लियर है? अतुल कुमार गुड मॉर्निंग, मोहम्मद नाइम गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी की काफी सारे स्टूडेंट जुड़ नहीं पाए हैं, वॉचिंग काफी कम चल रही है, फटाफट जो है उनको भी जो है बताइए। ठीक है ना। अब लिट्टे जो है 1976 में जो पैदा हुए, वो लिट्टे समझौता नहीं करना चाहते थे। ठीक है ना। तो लिट्टे जो था वो क्या था? समझौता ना करने वाला समूह था, जो चे गेवेरा और उसकी छापामारी युद्ध रणनीति से जो है वो प्रेरित था, चे गेवेरा। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि किसी दूसरे महाद्वीप में जो घटना घट रही है, यानी कि अमेरिकन महाद्वीप में जो घटना घट रही है, उसका प्रभाव हमें दक्षिण एशिया में नजर आ रहा है। देखो विचारों का क्या है, विचार कहीं के हैं और कहीं लागू हो जाते हैं। चे गेवेरा जो कि अपने सरकार के विरोध काम करता था, जो छापा मार नीति के बारे में बात करता था, उसी चे गेवेरा से इंस्पायर्ड कौन हो गए? लिट्टे हो गए। और चे गेवेरा से इंस्पायर्ड होकर लिट्टे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? अब देखो उन्होंने सीधे कहा कि देखो भैया, अब हम सरकार से किसी भी प्रकार का समझौता और बातचीत तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो है, या जो भी ये सिंहली लोग जो हैं, वो उन्होंने हमें क्या कर दिया है? सत्ता से बेदखल कर दिया है। अब सत्ता से बेदखल कर दिया है, तो सत्ता से बेदखल होकर हम नहीं रह सकते। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पावर। और पावर के लिए क्या चाहिए? हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, हमें उन्हें हराना पड़ेगा। और हराएंगे कब? जब युद्ध लड़ेंगे। लेकिन फिर से वही बात, हर क्रांति क्या मांगती है? रक्त मांगती है।
है ना। यानी कि अहिंसा का मार्ग छोड़ के हिंसा के मार्ग में आना जो है ये ज्यादा शुरू किए। और उसके बाद इन्होंने छापा मार युद्ध रणनीति से का जो है शुरुआत किया। छापामार युद्ध रणनीति, कहीं भी जो है वो लिट्टे जो है वो क्या करने लगे, हमले करने लगे, सरकारी प्रतिष्ठानों पे हमले करने लगे, जो एक कोई पावरफुल व्यक्ति सिंहली का होगा उसको मारने लगे। ऐसे करके बहुत सारी घटनाएं जो है वो होने लगी, कहीं बम विस्फोट होने लगे, कहीं कुछ होने लगे। श्रीलंका में हमने क्या देखा कि एक आतंकवाद का माहौल जो है वो फैल चुका था। ठीक है ना। 1976 लिट्टे का जन्म, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो 1983 पे हम पहुंचते हैं 1983 में क्या हुआ कि यह संघर्ष जो कि सिंहली और तमिल के बीच में चल रहा था, 1983 में यह संघर्ष जो है वो गृह युद्ध में जो है वो परिवर्तन हो गया। किसके रूप में? गृह युद्ध के रूप में यह बदल गया। और जिसके कारण हमने क्या देखा कि उसके कारण जैसे ही 1983 में गृह युद्ध हुआ, कोलंबो में तुरंत एक घटना हुई। क्या घटना हुई कि तमिलियों को, ये जो यानी कि जो तमिलियंस थे, उनको पहचान पहचान कर मारा जाना शुरू किया गया। बात मेरी समझ गए? 48 से 76, 76 से 83, 83 के बाद फिर कोलंबो में तमिलियंस को मारा जाना शुरू। धीरे धीरे मामले जो है पहचाने गए कि भैया तुम तमिलियंस हो, ठक, तुम सिंहली हो, ठक। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो पूरे श्रीलंका में हमें देखने को मिली। और ये जो 1983 से ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये लड़ाई लगभग 30 साल तक नॉन स्टॉप जो है वो चल रही थी। कब तक? 30 साल तक। और 30 साल तक जब ये लड़ाई नॉन स्टॉप चली, तो इसका खात्मा कब हुआ? 2009 में, जब प्रभाकरन, उसके परिवार और उसके पूरे ग्रुप को जो है वो एक एक करके मार लिया गया। जब श्रीलंका सरकार ने, श्रीलंका के आर्मी ने जो है वो घोषणा की कि उसने प्रभाकरन को गोली मार दी है, और जैसे ही ये घोषणा हुई उसके बाद ये 30 साल का जो गृह युद्ध था वो खत्म। ठीक है ना। अब गृह युद्ध जो है वो समाप्त हो चुका है 2009 में। लेकिन गृह युद्ध के बाद श्रीलंकन सरकार ने क्या कहा? श्रीलंकन सरकार ने कहा कि देखिए, हमें श्रीलंका के तमिल के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं है। हमें उग्रवादी मानसिकता के जो लोग थे उनके साथ भेदभाव था, हमें उनके साथ घृणा थी जो हथियार उठा चुके थे। हमें तमिलियंस के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश के ही नागरिक हैं। लेकिन 2009 के बाद, यानी कि गृह युद्ध के समाप्ति के पश्चात, क्या हालात सुधरे? प्रश्न तो यही हो रहा। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2009 से लेकर 2022 तक 13 साल बीत चुके हैं। लेकिन 13 साल में हम क्या देख रहे हैं कि तमिलियंस के हालात में कोई सुधार ना के बराबर है। बहुत ज्यादा सुधार हमें देखने को मिल रहे हैं नहीं है। ठीक है ना। तमिल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने मूल स्थान से जो है वो विस्थापित हो गया। जबकि राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के मुद्दे अगर हम बात करें तो इस पर अभी भी तमिल जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हम क्या देख रहे हैं कि तमिलियंस के साथ जो है वो काफी ज्यादा वहां की सरकार जो है वो यातनाएं दे रही हैं। कोई भी तमिलियंस अपनी बात को उठाता है तो उसको जो है वो जबरन वहां से गायब कर दिया जाता है। ऐसी काफी सारी घटनाएं श्रीलंका में आज भी मौजूद है। सरकार ने एक कानून बनाया, कानून जिसका नाम था पीटीए। कहां की सरकार ने? श्रीलंका के सरकार ने। और ये पीटीए जो कानून था, ये एक प्रकार से आतंकवाद निरोधक कानून था। जैसे हमारे यहाँ टाडा, पोटा इस प्रकार के कानून बने हैं ना, वैसे श्रीलंका में भी जो कानून बने, जिस कानून का नाम था पीटीए, और ये पीटीए कानून जो था वो क्या था? आतंकवाद निरोधक कानून था। अब इस आतंकवाद निरोधक कानून में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियों के लिए किसको पकड़ा गया? तो तमिलियंस को पकड़ा गया। ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि कुल मिलाकर पूरा का पूरा ये समझ में आया कि श्रीलंका सरकार जो है वो क्या करना चाहती है, इस पीटीए कानून के द्वारा जो है वो जो श्रीलंकन्स हैं, जिनके पास मतदान करने का अधिकार है, जिनको वोट करने का अधिकार है, उनसे कहीं ना कहीं इस कानून के तहत आतंकवादी घोषित करके वोट करने के अधिकार को जो है छीनना। ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि सिंहलीकरण की जो प्रक्रिया हुई, और सिंहलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जो सिंहली आबादी थे उनको क्या किया गया? भेजा गया उस क्षेत्र में रहने के लिए जहां तमिलियंस ज्यादा रहते। ठीक है ना। सरकार ने भी जो है वो सिंहलीकरण करना शुरू कर दिया, यानी कि सिंहलियन आबादी की मात्रा को जो है बढ़ाने लगा। धीरे धीरे सिंहली संस्कृति जो है वो तमिल संस्कृति के ऊपर जो है वो भारी पड़ने लगी। यानी कि जहां कभी तमिल की आबादी हुई थी वहां सिंहलियों की आबादी होने लगी। और सिंहली जहां हिंदू, यानी कि तमिल क्या थे? हिंदू है, और सिंहली क्या है? बौद्ध है। तो धीरे धीरे हमें चारों तरफ जो है वो बौद्ध आबादी, बौद्ध की जो भी पूजा पाठ रीति रिवाज जो है वो सारे के सारे नजर आएंगे।
तो तमिल क्षेत्रों में हमने क्या देखा कि सरकार ने क्या किया कि जब सिंहली संस्कृति के बारे में बात की तो वहां स्मारक जो है वो सिंहलियों से संबंधित बना दिए, वहां सड़कों का नाम जो है सिंहलियों के नाम पे रख दिया, वहां गांव का नाम सिंहलियों के नाम पे रख दिया, और जहां हिंदू पूजा पाठ होता था वहां बौद्ध पूजा पाठ करा। अब जैसे ही ये सारी चीजों को हम देख रहे हैं तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि 1948 आजादी और 2022 के बीच में ये पूरा का पूरा घटना, यानी कि 74-75 साल की घटनाक्रम के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इन 74-75 साल के घटनाक्रम में हमें क्या देखने को मिला कि श्रीलंका में दो सबसे बड़ी आबादी जो है वो आपस में लड़ रही है, और जो बहुसंख्यक आबादी है वो कमजोर आबादी के बीच में उसकी संस्कृतियों को, उसकी भाषाओं को, उसके धर्म को, उनके जो भी रीति रिवाज थे उसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है। और समाप्त करने के प्रयास में अगर उसको शक्ति वो मतलब कुल मिलाकर सफलता नहीं मिल रही है तो क्या कर रही है, उसको हिंसा के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास कर रही है। जो बहुसंख्यक आबादी है वो बहुसंख्यक आबादी क्या कर रही है कि जिसकी आबादी कम है उसके मताधिकार को और उसके बहुत सारे ऐसे अधिकार जो है उन सारे अधिकारों को जो है वो क्या कर रही है, हटा रही है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि श्रीलंका सरकार जो है वो क्या कर रही है कि देश के अंदर जो तमिलनाडु के या माफ कीजिएगा जो तमिल के संस्कृति हैं, जो हिंदू तत्व हैं, उनका उल्लंघन कर रही है, और कुछ मामलों में तो हमने देखा कि वो जो भी थे उसको हटा दी। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत इस पर चिंतित क्यों है, भारत इस पर चिंता क्यों कर रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि अगर श्रीलंका में इस प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है, और यहां अगर हम इंडिया में तमिलनाडु के क्षेत्र देख रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि केवल राजनीतिक स्तर पर यहां के तमिल और यहां के तमिल अलग हैं, लेकिन भावनात्मक स्तर पर देखें तो दोनों तमिल्स का जो विचार कहीं ना कहीं भावनात्मक पे वो एक ही है। क्यों? क्योंकि ये वही तमिल हैं जो कि चोल साम्राज्य में एक व्यापारी की तरह यहां आए थे। तो कुल मिलाकर जो श्रीलंका के तमिल हैं उनकी जड़ें जो है वो भारत के तमिल के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर श्रीलंका के तमिलियंस के साथ कोई भी दिक्कत होता है तो भारत में जो रहने वाले तमिल हैं वो कहीं ना कहीं उस दिक्कत को अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि क्या है, जड़ें एक हैं, जुड़ाव है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो श्रीलंका में अगर कोई दिक्कत होता है, श्रीलंका के तमिल्स के साथ कोई दिक्कत होता है, तो श्रीलंका के तमिल जो है वो कोशिश क्या करते हैं कि शरण लेने के लिए कहां पहुंच जाते हैं, भारत पहुंच जाते हैं। और भारत के साथ समस्या क्या होगी कि भारत में अपने आप इतनी ज्यादा आबादी है, तो यहां के तमिल शरण लेने के लिए जब भारत पे पहुंचेंगे तो सबसे बड़ी समस्या किसकी होगी, शरणार्थियों के पुनर्वास की, कि शरणार्थियों को रखा कहां जाए, ठीक है ना। अब श्रीलंका में 2009 में जो है वो गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध के समय बहुत सारे श्रीलंकन तमिलियंस जो थे श्रीलंका के रहने वाले, वो बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी के रूप में तमिलनाडु पहुंच गए शरण लेने के लिए, शरण लेने की मांग करने लगे। और वे लोग श्रीलंका में फिर से बहुत बड़े स्तर पे जो है वो निशाना बनाए जाने के डर से वो जो है श्रीलंका वापस नहीं जाना चाहते थे। तो भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी समस्या थी, वो समस्या क्या थी कि इन श्रीलंकन तमिल को कहां पुनर्वास करें। अगर भारत सरकार इनका पुनर्वास नहीं करती है तो भारत सरकार के विरोध में कौन हो जाएंगे, तमिल हो जाएंगे, जो भारत के रहने वाले तमिल है। तो भारत सरकार इसके लिए क्या करे, तो भारत सरकार यही कहेगी ना कि देखो श्रीलंका, ठीक है, तुम अपने यहां की कंडीशन को ठीक करो, तुम्हारे से लोग भाग भाग के हमारे यहां आ रहे हैं, और चूंकि उनका सांस्कृतिक जुड़ाव है, धार्मिक जुड़ाव है, भाषाई जुड़ाव है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे यहां का जो विवाद है वो विवाद हमारे यहां समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो तुम अपने विवाद को भैया अपने घर में संभालो, तुम अपने नागरिकों को देखो अपने में क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को बैठ के यार तुम लोग समझो क्यों परेशान कर रहे हो, है ना। क्योंकि तुम्हारे यहां अगर कोई विवाद होगा तो तुम्हारे यहां से भाग के जब लोग हमारे यहां आएंगे और हमारे लोग कहेंगे कि उनको रखो रखो रखो, तो कहां रखो भाई, हम अपनी जनसंख्या को जो है वो तो संभाल नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे यहां के लोगों को कहां संभालेंगे। बात समझ में आ रही है। तो सबसे बड़ी भारत की जो चिंता है वो क्या चिंता है, पुनर्वास की, रिहेबिलिटेशन की, कहां रखा जाए, ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो तमिलियंस की अनदेखी के बारे में बात की जा रही है। एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध बहुत मधुर है। हाँ, बीच में श्रीलंका पगला गया था, चीन की तरफ भाग गया था, पाकिस्तान की तरफ भाग गया था, लेकिन मुसीबत में खड़ा कौन हुआ, भारत। चीन ने और पाकिस्तान ने पैसा तो नहीं दिया, आईएमएफ भी बाद में पैसा दिया, है ना। पहले पैसा कौन दिया, भारत दिया, कह रहे कोई नहीं, हम है ना, हम है ना, ठीक है, करके भारत ने दिया। तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, श्रीलंका और भारत के बीच में संबंध बहुत मजबूत हैं, लेकिन संबंध बहुत मजबूत होने के कारण भी श्रीलंका को कोई दिक्कत है, उसके बाद भी श्रीलंका एकदम टकटकी निगाह के ऊपर देखता है, उत्तर की ओर, है ना, कोलंबो से सीधे दिल्ली को देखता है, दे दे बाबा, है ना, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, है ना, वहां से भेज दो बाबा, है ना। तो कुल मिलाकर हम क्या बात करते हैं, कुल मिलाकर जो है कि भारत जो है
को जो है श्रीलंका क्या देखता है, एकदम देखता है कि भैया कोलंबो दिल्ली को ऐसे ही देखेगा जैसे कोई अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवता को एकदम कंडीशन जब खराब हो जाती है उस तरह से देखता है। तो वैसे कोलंबो देख रहा है कि दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं वो आजकल हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है, इस समय भगवान से कम नहीं है, वही हमारा जो है वो करेंगे पालनहार, है ना, हे पालनहारे, है ना। तो पालनहार के रूप में किसको देख रहा है, भारत को देख रहा है। लेकिन भारत जब कह रहा है कि भैया तुम्हारे यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या को सही करो, तो इस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि श्रीलंका में हम क्या देख रहे हैं कि तमिलों की जो है वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा अनदेखी हो रही है। श्रीलंका के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन श्रीलंकाई तमिल की दुर्दशा जो है उसको श्रीलंका जो है वो क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज कर रहा है। और इसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि भारत सरकार के खिलाफ ही तमिलियंस आ जा रहे हैं। भारत सरकार के खिलाफ तमिलियंस क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है वो तमिल के मुद्दों को उठा ही नहीं रही है। तो भारत विरोधी जो है वो काफी सारी जो है वो बातें हमें देखने को मिल रही, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो है, किसका मुद्दा है, वो है सामरिक हित का मुद्दा। वो मुद्दा है तमिल का मुद्दा। तो हम क्या देख रहे हैं कि भारत और श्रीलंका दोनों पड़ोसी हैं, और भारत और श्रीलंका बहुत दोनों पड़ोसी हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका की कोई भी स्थिति खराब होगी तो वो स्थिति जो है भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी खराब होगी। मैंने जब इस टॉपिक को ऊपर लिखवाया तो टॉपिक में मैंने आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात की, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात की। इंटरनल सिक्योरिटी, अगर इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि राजीव गांधी जी की हत्या, मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी की भी हत्या हो गई, ठीक है ना, और उस हत्या में अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा दोष क्या था, पूरा का पूरा दोष था वो श्रीलंका का था। बात को समझिएगा, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या श्रीलंका की गलतियों का नतीजा था। श्रीलंका के जो सिंहली थे उनका जो, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वो जिस प्रकार से अत्याचार तमिलियंस पे कर रहे थे, वो गुस्सा कहां निकला, भारत के ऊपर निकला। वो गुस्सा कहां निकला, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर निकला। वो गुस्सा कहां निकला, भारत की आंतरिक सुरक्षा जो है उसको तोड़ी गई। तो कुल मिलाकर ये इंटरनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि जीएस पेपर 3 का मुद्दा भी इस टॉपिक ने अपने आप को पकड़ लिया है, इस टॉपिक में कवर कर लिया गया। तो जहां हम सामरिक हित की बात कर रहे हैं, जहां हम आपके तमिलों के मुद्दों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि अक्सर भारत क्या कर रहा है कि अपने पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, भारत क्या कर रहा है, इनके साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। भारत क्या कर रहा है, इनके साथ अपने आर्थिक संबंधों को भी अच्छा रख रहा है, अपने सामरिक संबंधों को भी अच्छा रखने की कोशिश कर रहा है कि कोई समस्या हमारे साथ ना आए। लेकिन अगर श्रीलंका के बारे में बात करें, पाकिस्तान भी वही है, ठीक है, बांग्लादेश छोड़ दिया, श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो श्रीलंका के बारे में अगर देखें तो अब भारत अगर अपने आर्थिक हित को सही नहीं करेगा, उस मुद्दों को नहीं, तो आप देखिए कि भारत के जो पश्चिम दक्षिण में आप आएंगे तो ये सारा का सारा जो हिंद महासागर का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो ये सारा का सारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे आपने तो देखा था कुछ साल पहले क्या हुआ था, श्रीलंका ने किसको वो कर दिया था, हम्बन टोटा बेच दिया था, किसको, लीज पर दे दिया था, किसको, चीन को, और हम्बन टोटा चीन को दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है वो भारत के लिए खतरे उत्पन्न हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले आपके किसी 9 बजे के करंट अफेयर्स की क्लासेस में इस बात का मैंने चर्चा भी किया था कि किस प्रकार से चीन के जासूसी जहाज जो हैं वो अंडमान निकोबार के आसपास से गुजरे, किस प्रकार से चीन के जासूसी जहाज जो है वो आपके श्रीलंका और भारत के तटों के पास से गुजर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो श्रीलंका के साथ अगर हमारे संबंध गड़बड़ हो रहे हैं तो भारत के लिए चिंता की बात है। तो भारत बार बार क्या कहेगा, भारत बार बार ये चाहेगा, अभी जो भारत ने जो पैसा दिया वो खुश होकर पैसा नहीं दिया है, मजबूरी में पैसा दिया है। क्यों मजबूरी में पैसा दिया है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम इसको पैसा नहीं देंगे और चाइना कहीं इसको पैसा देगा तो चाइना से इसका प्रेम और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए चाइना जब अपनी इसकी स्थिति खराब है तो हम क्या करते हैं, हम ही पैसा दे देते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये हमारे साथ जो है वो चिपक जाए, ठीक है। तो चीनी प्रभाव से मुकाबला करना है किसको, भारत को। भारत को हिंद महासागर के क्षेत्र की सुरक्षा की बात करना, भारत को सामरिक हितों की बात करना, भारत को तमिल के बहुत बड़े मुद्दे को भी सुलझाना है, तो श्रीलंका के साथ चलना पड़ेगा। अलग दूर होकर वो जो है उस मुद्दे को समझा नहीं पा सकते। बात समझ रहे हो। तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको लेना होगा, तो और ये मुद्दे जो है भारत की चिंता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको और भी देखने को मिलता है दोस्तों, अगर आप मैप पे देखोगे तो बहुत ध्यान से आपको समझ में आएगा, है ना। आप एक मैप देखिए जिसमें इंडिया और श्रीलंका आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया का आपको जो है
लास्ट देखने को मिल रहा है, और ये श्रीलंका का आपको ये पाक स्ट्रेट जो है, पाक जल संधि का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। अब होता क्या दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पास का एरिया है, तो कभी कभी भारतीय मछुआरे जो है मछली पकड़ते पकड़ते जो है वो काफी आगे हो जाते हैं। और ये क्षेत्र अगर हम बात करें तो यहाँ श्रीलंकन आर्मी आपकी नेवल फोर्स रहती है, और कई बार क्या हो जाता है कि नेवल फोर्स के द्वारा, क्योंकि देखिए यहाँ कोई ऐसा बॉर्डर तो है नहीं, है ना, जो मछुआरों को समझ में आए, और कभी कभी मछली पकड़ते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि अपनी सीमा को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और कई बार क्या हुआ है कि कई बार श्रीलंकन आर्मीज के द्वारा, श्रीलंकन नौसेना के द्वारा जो है वो भारतीय मछुआरों को गोली मार के हत्या कर दी जाती है, और मुद्दा ये कई बार उठा है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 2019 और 2020 यानी कि 2 वर्षों के बारे में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर श्रीलंका के नौसेना के द्वारा जो है वो 284 मछुआरों की जो है वो क्या हो चुकी है, हत्या कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि 200, ठीक है ना, 284 मछुआरों की जो है वो हत्या कर दी गई है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 50 से ऊपर जो भारतीय नौकाएं हैं, इन नौकाओं को जो है वो तहस नहस या जब्त कर लिया गया है, किसके द्वारा, श्रीलंका के नौसेना के अधिकारियों के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो समस्या हमें देखने को मिल रही है, ठीक है ना। हाल फिलहाल में हम अगर एक बात करें दोस्तों, तो श्रीलंका जो है वो जापान की तरफ जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा जो है वो खिंचा हुआ, और श्रीलंका जापान की तरफ खिंचा हुआ, तो श्रीलंका और जापान के बीच में एक एमओयू हुआ है। और एमओयू किस पे हुआ है, एमओयू हुआ है ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना पे, जिसमें ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना यानी कि 2021 में जो ये हुआ है, इसमें भारत जापान के साथ जो है श्रीलंका भी था। तो इस पूरे के पूरे जिसको कि डेवलप करने के बारे में बात हो रही थी कि इंडिया, जापान और श्रीलंका मिलकर जो है वो क्या करेंगे, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना को जो है वो पूरे विकसित करेंगे। जापान ने जो, श्रीलंका ने जो है समझौते को ही रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी दिक्कत है। और जैसे श्रीलंका ने समझौते को रद्द किया, 2021 में किया था, स्थिति उतनी खराब नहीं थी, क्योंकि चीन के साथ उसका बड़ा प्रेम हुआ था, और चीन नहीं चाहता था कि जापान की एंट्री जो है वो श्रीलंका में हो। भाई इंडिया की एंट्री तो बैन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया खुद हिंद महासागर की स्थिति में बैठा हुआ है। तो नया एंट्री किसका हुआ, जापान का एंट्री हुआ, और जापान का कहीं ना कहीं खिंचाव किसके साथ है, यूएसए के साथ है। तो चीन जो है वो नहीं चाहता, तो चीन के दबाव में जो है श्रीलंका ने जो है उस समझौते को जो है वो रद्द कर दिया। भारत ने जो है इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, ठीक है ना। लेकिन बाद में हम क्या देखेंगे कि बाद में भारत में अडानी समूह है, वही अडानी अंबानी वाला अडानी समूह, बाद में हम क्या देखेंगे कि अडानी समूह को जो है ये आपका परियोजना जो है, ईस्ट वाला तो नहीं मिला है, वेस्ट कोस्ट टर्मिनल वाला जो परियोजना है वो आपको देख दिया गया। तो कुल मिलाकर श्रीलंका पे चीन के प्रभाव आप जान ही रहे हैं, किस प्रकार से चीन का प्रभाव श्रीलंका के ऊपर बढ़ रहा है, और चीन के प्रभाव को बढ़ाने में किस प्रकार से पाकिस्तान की भी एंट्री जो है इस क्षेत्र में हम देखने को मिल रही है, ठीक है। हाल फिलहाल में हम क्या देखेंगे, इसकी श्रीलंका ने जो है वो अपने संविधान का 13वां संशोधन किया है। और श्रीलंका ने जो अपने संविधान का जो 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति, सम्मान के लिए तमिल लोगों की उचित मांग को पूरा करने के लिए एक प्रांतीय परिषद के गठन की आवश्यकता और उसकी शक्ति के हस्तांतरण की परिकल्पना के ऊपर जो है वो बात की गई है। तो काफी सारे ये टॉपिक है जो कि मुझे लग रहा है कि श्रीलंका के संबंध में और श्रीलंका के तमिल के मानव अधिकारों के संबंध में, भारत की चिंताओं के संबंध में, और भारत ने क्यों मानव अधिकारों आयोग पर जो है इसके ऊपर बात की है, क्यों यूनाइटेड नेशन में जो भारत ने इस बात को उठाया है, ये आप समझ रहे होंगे। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आया होगा समझ में तो अगर पहली बार आप होंगे तो तक्षशिला सर्व द नेशन को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और इस क्लास को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। आप अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम किया कि नहीं अभी तक शेयर किया, फटाफट एक स्टूडेंट कम से कम अपने, भाई सबके मोबाइल में तो 10, 20, 50, 100 नंबर होंगे, धड़ाधड़ दबाइए, खटखट खटखट खट सबको शेयर कीजिए। हो सकता है उसमें से कोई ऐसा हो जिसको कि अनूप सर की तक्षशिला सर्व द नेशन की क्लासेस पसंद आ जाए, और वो कल से आपसे पूछने भी लगी, अरे कल जो तुमने लिंक भेजा था आज क्यों नहीं भेजा, सर के क्लासेस तो बड़ी शानदार लगी थी, उस लिंक को भेज दो, है ना। तो आप दूसरे दिन उसको भेजोगे नहीं, दूसरे दिन वो क्या करेगा, दूसरे दिन खुद ही आपसे क्लास का लिंक मांगेगा, और या हो सकता है लिंक भी ना मांगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन दबा दे और क्लासेस उसको रेगुलर देखने को मिले। तो फटाफट जो है वो इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना।